नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, बिहार चुनाव के नतीजे आने में अब सिर्फ चंद घंटे बचे हैं, लेकिन दूसरी तरफ सस्पेंस पूरा बरकरार है कि सरकार किसकी बनने जा रही। आप कह सकते हैं कि आज की रात तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार और अमित शाह, इन तीनों के लिए कयामत की रात होने वाली है। क्यों होने वाली है, आगे इसी वीडियो में बताऊंगा। अब दोस्तों, पहले बात कर लेते हैं तेजस्वी यादव की, जिनका रथ इस पूरे चुनाव में बड़ी रफ्तार से आगे बढ़ता चला गया। अब तेजस्वी यादव ने आज फाइनल असेसमेंट किया, सीटवार फाइनल असेसमेंट किया अपने कार्यकर्ताओं के साथ, उम्मीदवारों के साथ, और उनका जो अंतिम आखिरी आकलन है, असेसमेंट है, वो ये था कि आरजेडी, उनकी पार्टी 80 से ऊपर जा रही है, यानी 80 सीटें से ज़्यादा ला सकती, 90 भी हो सकता है, 85 भी हो सकता है। और तेजस्वी यादव ने आज फिर एक बड़ी बात दोहराई और बड़े आश्वस्त लगे। उन्होंने कहा कि 14 को हमारी सरकार बन रही है और 18 नवंबर को हम शपथ लेने जा रहे हैं, यानी शपथ की तारीख का ऐलान तेजस्वी यादव ने कर दिया। हमने पहले भी कहा था कि 14 तारीख को रिजल्ट होगा और 18 तारीख को ओथ सेरेमनी होगा। यह निश्चित तौर पे होने जा रहा है। उधर जेडीयू ने आज कई जगहों पर नीतीश कुमार की फोटो लगाई और उस फोटो पर लिखा, पोस्टर पर लिखा, टाइगर अभी जिंदा है। यानी सरकार जो बनेगी वो नीतीश कुमार के बगैर नहीं बनेगी। नीतीश कुमार ही किंग मेकर हैं, नीतीश कुमार ही किंग होंगे। अब यहां देखना यह है कि नीतीश कुमार जो पिछले चुनाव में सिर्फ 43 सीट्स पर रह गए थे, अच्छा प्रदर्शन नहीं था, इस बार 60-65 सीटों की तरफ बढ़ सकते हैं। और अगर नीतीश कुमार 60-65 सीटें लाते हैं तो फोकस उन्हीं पर रहेगा। बगैर नीतीश किसी की सरकार नहीं बन पाएगी, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे दूसरी तरफ तेजस्वी हो। तय नीतीश कुमार को ही करना है कि बीजेपी के ट्रैप से बाहर निकलें और समाजवादियों के साथ मिलें। क्या करना है, इस पर मैं आगे एक्सपर्ट से बात करूंगा। अब दोस्तों, जो सबसे बड़ी खबर हो सकती है कल, और सबसे ज़्यादा जिसका इम्पैक्ट हो सकता है, वो ये है कि दिल्ली दरबार का खेल कल रात से बिहार में शुरू हो चुका है। ऐसा विपक्ष का कहना है, कांग्रेस का कहना है, आरजेडी का कहना है। और आरजेडी का तो सीधा सीधा आरोप है कि कई सीटों पर जो स्ट्रांग रूम है, वहाँ के सीसीटीवी कैमरे रात में बंद पाए गए। अब ये स्ट्रांग रूम उस रूम को कहते हैं, उस कमरे को कहते हैं जहाँ पर वोट की मशीनें रखी जाती हैं सेंट्रल पैरामिलिट्री के पहरे में। अब यूपी से सटे सासाराम में तो गजबी हो गया। वहां रात में, आधी रात में, एक ट्रक, बक्सों से भरा ट्रक स्ट्रांग रूम की तरफ जाते हुए देखा गया। कायदे से इस ट्रक की पहले जांच, इसकी इत्तला पार्टी के अलग अलग एजेंट्स को देनी चाहिए थी जो हम मौके पर मौजूद थे, लेकिन ट्रक दाखिल हुआ और उसके बाद वहां पर हंगामा मच गया। आरजेडी का अब सीधा सीधा आरोप है कि वहां पर बड़ा खेल हुआ है। वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। अब दोस्तों, पर्दे के पीछे बिहार में क्या खेल हो रहा है, दिल्ली दरबार क्या खेल कर रहा है, ये तो नहीं मालूम, लेकिन हाँ, ऐसी कई और गड़बड़ियां भी सामने आई। जैसे मिसाल के तौर पर भागलपुर की कई सीटों पर, जामुई में कई जगह पर जो काउंटिंग सेंटर है, वहां पर सीसीटीवी जो कैमरे हैं बंद पाए गए। ये सीसीटीवी कैमरे बंद नहीं होने चाहिए थे जहां पर वोट की मशीनें रखी गई हैं, लेकिन बंद पाए गए। उधर इलेक्शन एक्सपर्ट योगेंद्र यादव का कहना है कि भाई, इस तरह की जो भी गड़बड़ियां होती हैं उसके लिए सिर्फ आयोग के अफसर या डीएम, जिनको रिटर्निंग ऑफिसर कहते हैं, या कोई उनके मातहत अफसर, उनको ही सिर्फ दोष नहीं देना चाहिए, क्योंकि सारी स्क्रिप्ट तो दिल्ली में लिखी जाती, फोन दिल्ली से जाता है, आदेश दिल्ली से जाता है। वहां तो जो अफसर हैं, मुलाजिम हैं, वो सिर्फ हुक्म की तामील कर रहे हैं। सुनिए योगेंद्र यादव जी को, सुनिए क्या कह रहे हैं कपिल सिब्बल से। देता ना मैं सीईओ को दोष देता हूं, ना बेचारे बीएलओ को दोष देता हूं। अगर दिल्ली में बैठ के आप तुगलकी फरमान निकालोगे और ऊपर से दिल्ली से फोन करोगे, अभी मेरे को नंबर दिखाओ, अरे नंबर क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, तो भाई बेचारा बीएलओ क्या करेगा। अब दोस्तों, मशीनों का खेल होता है, सिस्टम का खेल होता है, तो जब नतीजे आएंगे, फाइनल असेसमेंट हम करेंगे पैटर्न देख के, तभी वो जाहिर हो पाएगा। लेकिन एक चीज़ है कि अमित शाह का कैंप लगातार कह रहा है कि उनकी 160 प्लस सीटें आ रही।
एनडीए की 160 प्लस सीटें आ रही हैं और सरकार हर कीमत पर गुजरात लॉबी की मोदी शाह की ही बन रही है। मुख्यमंत्री कौन होगा ये भी तय हो जाएगा। सुनिए पहले बीजेपी के दावे सुन लीजिए। एग्जिट पोल के पहले ही ये तय हो गया था कि सरकार एनडीए की ही बनेगी। रिजल्ट के पहले ही लोगों ने मन बना लिया था कि इस बार हम एनडीए को वोट करेंगे और नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। अब इस कांटे की टक्कर के बीच या फिर मशीनों के खेल के बीच बिहार किस तरफ जा रहा है, किसकी सरकार बनने जा रही है, मुझे लगता है चंद घंटे, लेकिन फिर भी लेटेस्ट अपडेट पटना से क्या है, बिहार से लेटेस्ट अपडेट क्या है, चाहे वो खेल हो चाहे कांटे की टक्कर हो, किसकी सरकार बन रही है, नीतीश के कैंप में क्या सोचा जा रहा है, एक लेटेस्ट अपडेट मुझे लगता है कि आपके सामने मुझे रखना चाहिए। और पटना से सीधे लाइव जुड़ रहे हैं चुनाव के एक्सपर्ट, और मैं कहूंगा कि एक ऐसे पत्रकार जो हर सीट पर कई बार सर्वेक्षण कर चुके हैं, असेसमेंट कर चुके हैं। सीधे चलते हैं पटना सरोज जी के पास, सरोज सिंह के पास। सरोज जी, पहला जो सवाल है वो ये है कि क्या आपको लग रहा है कि इस वक्त वोट चोरी और सीना जोरी का खेल पर्दे के पीछे चल रहा है, क्योंकि सासाराम में एक ट्रक घुस गया ईवीएम में और उसमें बक्से थे, इसी तरह की कुछ और घटनाएं जिलों से आ रही हैं, कहीं कहीं स्ट्रांग रूम का जो सीसीटीवी कैमरा है वो जो है बंद हो गया है और उसको लेकर बहुत सी रिपोर्ट्स आ रही हैं। क्या गड़बड़ियां हो रही हैं, क्या इस तरह की आशंकाएं हैं, और क्या आपको इस तरह का फीडबैक आरजेडी कांग्रेस से आ रहा है कि समथिंग रॉन्ग इज गोइंग ऑन? नहीं, ये तो अब सामने है। जिस तरह से रोहतास में हुआ है, भागलपुर में हुआ है, आपको जमुई में हुआ है, कैमरे ऑफ हैं, ट्रक घुस जा रहा है। अभी रोहतास वाली घटना आपने देखा, एडीएम को शो कॉज नोटिस किया है डीएम ने। सफाई अपनी जगह पर है, लेकिन जो आशंका है कि भाई वोट चोरी हो रही है, उसकी कोशिश हो रही है, कल और भी बढ़ सकता है, तो इसको लेकर एक आशंका पूरे बिहार में है। और खासकर राष्ट्रीय जनता दल, जिसका बहुत कुछ दांव पे लगा हुआ है, वो ज्यादा चिंतित है। कल देर रात तक जो मीटिंग में थे तेजस्वी यादव, अपने लोगों से बात कर रहे थे कि आपको कैसे प्रोटेक्ट करना है। और एक बात उन्होंने कही कि आप एग्जिट पोल के चक्कर में मत पड़िएगा, आपको ईवीएम बचाना है। आपको लोग उलझा देंगे एग्जिट पोल वाले आंकड़ों को लेकर, आप बहस में पड़ जाइएगा, उस सब पढ़िए ही मत उस पे। आप जी ध्यान रखिए कि आपका वोट कैसे सुरक्षित होगा। और आपको बताएं दीपक भाई कि आज एमएलसी हैं तेजस्वी यादव और राबड़ी के खास है सुनील सिंह, उन्होंने तो खुल्लम खुल्ला आज चेतावनी दे दिया कि अगर कुछ भी हुआ तो बिहार जो है वो नेपाल वाला सीन बिहार में क्रिएट होगा। Oh my लोग God. सड़कों पर आएंगे, इसीलिए आप लोग अलर्ट रहिए और बेईमानी मत करिए। अगर करिएगा तो बिहार में कल कुछ भी हो सकता है। इस तरह की एक खुली धमकी उन्होंने आज दी है अधिकारियों को जो इस काम में इन्वॉल्व है, जिसको लगता है कि ये इस काम में इन्वॉल्व है। कुछ अधिकारियों की उन्होंने बड़ाई भी की, लेकिन उन्होंने कहा कि 20 में आप लोगों ने जो किया था, 4 घंटे तक रोक दिया आपने काउंटिंग, उसको स्लो कर दिया, वो सब चीजें अगर इस बार हुई तो फिर बिहार का जनता जो है मुंहतोड़ जवाब देगी। मतलब एकदम अलर्ट मोड में इस समय आरजेडी सरोज, है। एक चीज और पूछना चाह रहा था, क्योंकि आप हमेशा मौके पर रहते हैं, कोई भी मौका हो, कोई भी घटना हो, पॉलिटिकल घटना हो या कोई भी घटना हो, आप हमेशा मौके पे जाते रहे। पिछले 20-25 वर्षों से तो मैं समझ ही रहा हूँ आपकी पत्रकारिता को। मैं ये जानना चाह रहा था कि क्या काउंटिंग के टाइम जब मशीनें खुलेंगी और पोलिंग स्टेशन पे काउंटिंग होगी, क्या आपको लगता है पिछली बार भी गड़बड़ी हुई थी और डबल इंजन की सरकार में जहां सिस्टम अमित शाह के हाथ में है और अफसरशाही जो है कहीं ना कहीं उनके इस वक्त लगाम उन्हीं के पास है, क्या काउंटिंग में गड़बड़ी होती है और आरजेडी और कांग्रेस का अगर हार का या जीत का अंतर कम है तो कुछ भी हो सकता है, गड़बड़ी हो सकती मत गणना के दिन, काउंटिंग के दिन? होती है, होती ही है। आप देखिए, आपको एक उदाहरण हम मुंगेर विधानसभा सीट का देते हैं। मुकेश यादव वहां आरजेडी के प्रत्याशी थे, कुछ वोटों से हार गए, 100-150 के आसपास। उन्होंने आरोप लगाया कि हमारे 2-3 जो बूथ के ईवीएम को काउंट ही नहीं किया गया। ओह, कोर्ट में मामला है, काउंट ही नहीं किया उसको, मशीनें ही नहीं डीएम साहब ने काउंट करवाई, रिटर्निंग ऑफिसर ने। गिनती ही नहीं हुई है। मुकेश यादव वहां से आरजेडी के प्रत्याशी थे, इस बार भी चुनाव लड़े हैं वो, और जो खबर है कि वो अच्छा कर रहे हैं। तो देखिए इस बार चुनाव आयोग क्या करता है उनके साथ, या रिटर्निंग अफसर क्या करता है। कल रात में उनका फोन आया था कि देखिए
हम तो इस बार बहुत अलर्ट है, पिछले बार तो हमारा गिनती ही नहीं मेरा किया। तो चलिए, नहीं हर होती जगह है जी, हर ऐसा हम जगह नहीं कर सकते हैं, कहीं कम कहीं ज्यादा, लेकिन पिछले बार की तुलना में इस बार दीपक जी जो स्थिति अलग है, ये है कि आरजेडी सोया हुआ नहीं है, विपक्ष सोया हुआ नहीं है। कांग्रेस के लोग, आरजेडी के लोग, मुकेश सहनी के लोग, सब लोग एक्टिव है, आईपी गुप्ता के लोग एक्टिव है कि इस बार हम 20 वाली मनमानी नहीं चलने देंगे और चोरी और सीनाजोरी नहीं चलने देंगे। चलिए, खैर रात भर जो है ज़ूम कॉन्फ्रेंस पर तेजस्वी यादव बात करते रहे उम्मीदवारों से। जहाँ-जहाँ स्ट्रॉन्ग रूम है, यानी स्ट्रॉन्ग रूम का मतलब है कि उन सीटों पे जहाँ पर सारी मशीनें स्ट्रॉन्ग रूम के अंदर रखी गई हैं, जिस तरह बैंक के स्ट्रॉन्ग रूम में नोट रखे जाते हैं, उस स्ट्रॉन्ग रूम की चारों तरफ पहरेदारी आरजेडी, कांग्रेस, विपक्ष कर रहा है और बाकायदा लाठियों से लैस है। तो और 24 घंटे सीसीटीवी जो है उसकी फुटेज भी देखी जा रही कि भाई कहाँ कोई ट्रक आया, गया, कौन गया, कुछ लोग आ जा रहे हैं। तो सतर्क तो हैं, लेकिन फिर भी दोस्तों मैं कहना चाहूँगा कि ये पर्दे के पीछे का खेल है और ये तो नतीजे आने के बाद ही पता लगेगा जब हम फाइनल एनालिसिस करेंगे। तब हम इस पर ज़्यादा रोशनी डाल पाएँगे। लेकिन अभी तो मैं फौरी तौर पे ये पूछ रहा हूँ कि तेजस्वी ने आज फिर दोहरा दिया है कि भई 14 तारीख को नतीजे आ रहे हैं और 18 तारीख को हम शपथ लेंगे, हमारी सरकार शपथ लेने जा रही। 18 नवंबर को जो शपथ की बात कर रहे हैं, बहुत संक्षेप में जानना चाहूँगा कि ये एक ओवर कॉन्फिडेंस है तेजस्वी का या ये एक हुंकार है अपने कार्यकर्ताओं की कि भाई काउंटिंग के समय सतर्क रहें, मनोबल बढ़ा रहे हैं या फिर ये हकीकत है कि क्या वाक़ई आपको भी लग रहा है कि 18 को शपथ ले सकते हैं तेजस्वी यादव? देखिए दीपक जी, दोनों चीजें जुड़ी हुई है। आप भाजपा के कैंप में जाएंगे या हम लोग जब गए हैं भाजपा के कैंप में, 160 सीट हम लोग जीत रहे हैं, सरकार बना रहे हैं। किसी अदना कार्यकर्ता से लेके बड़े नेता तक आप पूछिएगा, यही बात वो लोग बोल रहे हैं। आखिर उनके इस विश्वास का आधार क्या है? एग्जिट पोल है या कोई और फीडबैक है? तो कहीं ना कहीं अपने नेताओं को, अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल हाई करने के लिए तेजस्वी यादव ये बयान देते हैं। और दूसरी बात, जो ग्राउंड से उनको फीडबैक है, जो वोट पड़े पूरे बिहार में 243 सीटों पर, वो जो फीडबैक तेजस्वी यादव के पास है, वो उनको बता रहा है कि आपकी सरकार बनने जा रही है। अब तो ओके, ईवीएम खुलेंगे कुछ घंटों बाद, लेकिन जी, अपना अपना जो फीडबैक है उस आधार जी, पर नेता अपना दावा कर रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव ने कल रात में भी जो फीडबैक लिया है अपने नेताओं से, और सवेरे की भी हम बात कर रहे हैं, सवेरे भी उनके लोग बता रहे थे कि तेजस्वी यादव ने एक मोटे तौर पर आकलन कर लिया कि उनको सीटें कितनी आ रही है और वो सरकार कितने बहुमत से बना रहे हैं। मतलब उस ओके, कैंप में कहीं ये नहीं है कि हम सरकार नहीं बना रहे। ओके। चलिए, आपने कहा कि कल भी एक सीट वाइज़ फीडबैक जो है वो तेजस्वी यादव ने लिया था। आज सुबह भी सीट वाइज़ एक फीडबैक लिया है, असेसमेंट किया है और तेजस्वी और उनकी टीम को लगता है कि महागठबंधन की सरकार बन रही है। एक आखिरी और इम्पोर्टेंट सवाल आपसे पूछना चाहूँगा क्योंकि आप नीतीश कैंप के भी बहुत करीब हैं। बीजेपी और कांग्रेस को तो आप देखते ही देखते हैं, आरजेडी को। क्या अगर ये खेल फँसता है, मान लीजिए 60-65 सीटें लेकर अगर नीतीश कुमार आ जाते हैं, तो नीतीश कुमार के बगैर ना आरजेडी सरकार बना सकती है, ना बीजेपी सरकार बना सकती है। अगर एक ऐसी स्थिति आती है जब किंग ही किंग मेकर के रूप में इमर्ज होता है नीतीश कुमार, तो नीतीश कुमार सारी परिस्थितियाँ देखते हुए और उनका जो भी एक्सपीरियंस पिछले 2-3 महीने में रहा है गुजरात लॉबी के साथ, क्या वो गुजरात लॉबी के साथ रहेंगे? मोदी और अमित शाह के साथ रहेंगे या फिर वो एक बार फिर लालू यादव के साथ सरकार बना सकते हैं नीतीश कुमार? नीतीश कुमार किस स्थिति में हैं? क्या लग रहा है आपको? देखिए अभी तक जो फीडबैक है दीपक जी, उसमें तो ये सारे लोग, मतलब कुछ एग्जिट पोल को छोड़िए, तो जो जमीन पर लोग काम कर रहे हैं उनको पता है कि नीतीश कुमार की सीटें बढ़ने वाली है और वो 60 के आसपास, 60-70 के बीच में कहीं पर वो टिकेगी। आज सवेरे की हम बात बता देते हैं आपको। आज एक सोशल मीडिया पोस्ट फिर डाला है जनता दल यूनाइटेड ने अपने पेज में, कल भी हमने आपसे चर्चा की थी। जी, कल उन्होंने डाला था 2 दिन बाद एनडीए की सरकार, और आज उन्होंने डाल दिया 1 दिन बाद नीतीश सरकार। ओके। मतलब 24 घंटे में ये पोस्टर बदल गया। फिर तो आप बदल गया, समझिए एनडीए कि को, नीतीश कुमार के एनडीए मन में पीछे है, क्या चल नीतीश रहा है। कुमार आगे। क्या जी, नीतीश कुमार नहीं, नहीं आपको क्या लग रहा है कि नीतीश कुमार आखिर अल्टीमेटली उनका फैसला क्या होगा? बीजेपी के ट्रैप से बाहर अल्टीमेटली निकलना चाहेंगे? आखिरी पारी है, समाजवादी नेता हैं नीतीश कुमार।
हाँ, अगर उनको नंबर अगर ढंग से आ गया, जिसकी हम अनुमान भी है कि ढंग से आ जाएगा, तो जरूर वो इस ऑप्शन पर विचार करेंगे गंभीरता से कि उनको एक सेकुलर और समाजवादी सरकार बिहार में बनानी चाहिए, ताकि उनको अपने पार्टी को बचाना, उनको चिंता उनकी पार्टी है। उनको कहीं ना कहीं लगता है कि बीजेपी आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों उनके पार्टी में डाका डाल सकती है। तो इसके लिए वो भयभीत रहते हैं, तो वो चाहेंगे कि एक अस्थायी सरकार और मजबूत सरकार बने और पार्टी भी उनकी मजबूत हो, इसलिए वो विचार कर सकते हैं, जैसा हमको लगता है। मुश्किल चुनौती है, बीजेपी के साथ चलना भी होगा और बीजेपी से दामन भी बचाना होगा कि पार्टी ना टूट जाए। एक छोटा सा और सवाल, लास्ट क्वेश्चन है, क्या आपको लगता है कि अमित शाह अच्छा परफॉर्म करेंगे, भले ही मशीनों का खेल करें, जो भी खेल करें, सिस्टम तो उनके हाथ में, बीजेपी क्या सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन सकती है 14 तारीख को? और क्या अगर जो उनकी छोटी छोटी पार्टियां हैं उनके साथ, अमित शाह के साथ, जैसे चिराग पासवान हैं, 29 सीटों पर लड़ रहे हैं, 6 सीटों पर जीतन राम मांझी हैं, 6 सीटों पर उपेंद्र कुशवाहा हैं, क्या इनके साथ मिलकर बीजेपी 122 तक पहुंच सकती है या 110 तक पहुंच सकती है? मतलब नीतीश को माइनस करके क्या बीजेपी अपनी सरकार बना सकती है, जो अमित शाह का ओरिजिनल प्लान है? देखिए दीपक जी, अगर जो आप, तो काल्पनिक सवाल है कि एक नंबर की पार्टी बीजेपी बन जाएगी। अगर बीजेपी एक नंबर की पार्टी बनती है, तो एकदम ये मानिए कि कहीं ना कहीं खेल हो गया, क्योंकि जो जमीन से फीडबैक है वो एक नंबर की ठीक। पार्टी बीजेपी को माना ही नहीं जा सकता है, माना ही नहीं जा सकता है। ठीक। और जो ओरिजिनल प्लान है आपने बता ही दिया कि भाई माइनस नीतीश से कोई सरकार हम लोग बना लें, जिसकी तैयारी चल भी रही थी, लेकिन जिस तरह से आंकड़े आए उसमें थोड़ा सा इन लोगों ने नहीं, हो सकता कंप्रोमाइज है करना जेडीयू शुरू को भी कर दिया। तोड़ दें, वो जेडीयू को भी तोड़ सकते हैं, जहां लल्लन सिंह, संजय झा जैसे लोग गोद में अमित शाह के बैठे हैं, इसलिए मैंने पूछा ये। लेकिन आप कह रहे हैं कि ऐसा सबसे नहीं बड़ी होने बात वाला है। तो, जब अमित शाह अगर अपने पर आ जाएंगे तो कुछ भी कर सकते हैं, वो इतने चलिए। बड़े लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं अमित शाह। लेकिन गॉट इट। एक जो जो एक सामान्य चीजें जो बिहार में, पटना में और जिलों में कही जा रही है कि बीजेपी उतना नहीं आ जाएगी कि ओके। वो एक नंबर की पार्टी हो ठीक। जाएगी, ये एक ठीक। जनरल फीडबैक। एक बड़ी बात सरोज जी ने कही, और मुझे लगता है कि आज की तारीख में बिहार के ये इकलौते ऐसे रिपोर्टर हैं जो एक एक सीट पर दो दो बार जा चुके हैं और बहुत ही गहराई से पड़ताल करते हैं चुनाव की। इनका ये कहना है कि उन्हें लगता नहीं है, चाहे एग्जिट पोल देख लीजिए, चाहे पार्टी के सर्वे देख लीजिए, बीजेपी इज नॉट गोइंग टू बी नंबर 1 पार्टी, एक नंबर पार्टी नहीं बनेगी। और इसलिए जो ओरिजिनल अमित शाह का प्लान था, जिसके तहत चिराग पासवान को ज्यादा से ज्यादा सीटें दी गई और कहीं उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी को भी साथ में रखा गया, कई प्रलोभन दिए, अमित शाह नीतीश कुमार को माइनस करके सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। बीजेपी नंबर 1 पार्टी नहीं होने जा रही। आज की ये खबर जो है सरोज जी की है, अब देखते हैं कल क्या होता है। लेकिन एक बात और इन्होंने कही, सरोज जी ने, जिस पर मैंने ज्यादा तरजीह दी, कि अगर अमित शाह अपने पर आ जाए तो फिर कुछ भी हो सकता है। अब ये बहुत बड़ा सेंटेंस है कि अपने पर आ जाएं तो फिर कुछ भी हो सकता है। ये मैं दोस्तों आप पर ही छोड़ता हूँ। आखिर में बस आपसे गुजारिश ये करूंगा कि इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और खासकर सरोज जी जो बोल रहे हैं, इस पर भी मैं चाहूंगा आपकी प्रतिक्रिया आनी चाहिए, रिएक्शन आना चाहिए कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच सरोज भाई फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, जितने भी हमारे ब्रदर्स हैं, सिस्टर्स हैं जो देख रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच।